दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा हो। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं हरियाणा से रिलेटेड हरियाणा की कृषि तथा पशुपालन। आज के लेक्चर में क्या खास होने वाला है, तो आज के इस लेक्चर में हम हमारी स्लाइड्स के थ्रू हरियाणा की कृषि, हरियाणा की अर्थव्यवस्था, हरियाणा का भौगोलिक वर्गीकरण, हरियाणा की जो भी फसलें हैं रबी की, खरीफ की, और हरियाणा की जो भी कैश क्रॉप है, बागवानी है, और हमारा जो पशुधन है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप सोच रहे होंगे कि ये लिख के नहीं बताता, ये नहीं है, वो नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी पेन टैब नहीं आया है। तो मैं हफ्ते या 10 दिन के बाद पेन टैब ले लूँगा, तो उसके बाद फिर मैं पेन टैब के द्वारा लिख कर आपको हर एक चीज़ समझाऊँगा। अभी मैं सब कुछ पहले से लिख कर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा एग्ज़ाम आने वाला, मतलब सीईटी मेंस हो गया या हरियाणा पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम हो, हरियाणा पुलिस, सीईटी मेंस, ग्रुप डी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एग्ज़ाम से पहले आपको हरियाणा जीके कंप्लीट करवा दूँ। फिर उसके रिवीजन के लिए मतलब 2 मिनट वाली सीरीज स्टार्ट कर दूँ माइंड में, फिर आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँगा लास्ट में एग्ज़ाम से पहले। ठीक है दोस्तों? तो इसलिए मैं स्लाइड्स पर सब कुछ लिख के लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की कृषि गाथा, धरती से समृद्धि तक, कृषि और पशुपालन पारिस्थितिकी तंत्र का एक गहन विश्लेषण। कृषि हरियाणा की अर्थव्यवस्था का आधार। आपको भी पता है कि हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार ही हमारी कृषि है। राज्य की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है। 1966-1967 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 25.92 लाख टन था, जो कि वर्ष 2010-2011 में बढ़कर 164.59 लाख टन हो गया, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तब हमारा जो खाद्यान्न का कुल उत्पादन था 25.92 लाख टन, जो कि अब 2010 और 2011 में बढ़कर 164.59 लाख टन हो गया। कृषि क्षेत्र हरियाणा का भौगोलिक वर्गीकरण। पर्यावरण तथा फसलों के प्रकारों के आधार पर राज्य को 3 कृषि जोनों में विभाजित किया गया। मेनली हरियाणा में जो कि फसल और पर्यावरण को आधार पर हरियाणा को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। ये है जोन फर्स्ट, ये है जोन सेकंड, ये है जोन थर्ड। फर्स्ट जोन में आते हैं जो कि हरियाणा का 32% एरिया कवर करता है फर्स्ट जोन। जो कि जोन सेकंड है वो 39% एरिया कवर करता है, और जोन थर्ड है जो कि 29% एरिया कवर करता है। जोन फर्स्ट में 32% एरिया है टोटल का। 8 जिले इसमें शामिल है: पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, कैथल, पानीपत और सोनीपत। ये होगा पंचकुला, अंबाला, ये यहाँ पे यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, और क्या आ गया, करनाल, पानीपत, सोनीपत। जोन सेकंड जो कि ये वाला जोन है जो येलो कलर में दिख रहा है, इसमें 7 जिले शामिल हैं: सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, फरीदाबाद तथा पलवल। जोन थर्ड जो कि 29% टोटल एरिया का कवर करता है, जिसमें 6 जिले शामिल है: भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम और मेवात। मतलब हमने जोन फर्स्ट कर लिया, जोन सेकंड कर लिया और जोन थर्ड कर लिया। इनमें जो भी हमारे जिले शामिल हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कृषि का चक्कर, रबी और खरीफ की फसलें। हरियाणा में मेनली रबी और खरीफ की जो फसलें हैं उनमें है जैसे गेहूं होगा, चना, जौ, सरसों, मटर, चावल, गन्ना, कपास, मक्का, बाजरा आदि। रबी फसलें जिनको हम बोलते हैं आषाढ़ी फसल, इनकी जो बुआई होती है अक्टूबर से लेकर नवंबर महीने में होती है, और इनकी कटाई अप्रैल और मई के महीने में होती है। यहाँ इसमें रबी की जो फसलें मुख्यतः गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर। खरीफ फसलें जिनको हम बोलते हैं सावनी फसल, जिनकी जो बुआई है जुलाई अगस्त वाले महीने में होती हैं, जो इनकी कटाई है सितंबर से लेकर अक्टूबर महीने तक इनकी कटाई चलती है। प्रमुख इसमें जो फसलें आती हैं मेनली चावल, गन्ना, कपास, मक्का, बाजरा आदि। ये हमारा फसल चक्र, जैसे रबी की फसल, फिर उसके बाद खरीफ की फसल, खरीफ के बाद जैसे ऐसे, जैसे एक बारिश का मौसम होता है तब एक जायद की फसल होती है जिसमें हम तरबूज वगैरह लगाते हैं। अन्न का कटोरा, गेहूं और चावल का गढ़। हरियाणा को मेनली अन्न का कटोरा कहा जाता है। गेहूं, हरियाणा को गेहूं की कटोरी कहा जाता है।
राज्य देश के कुल गेहूं उत्पादन का 12% योगदान देता है। प्रमुख उत्पादक जिले सिरसा, जींद, फतेहाबाद, करनाल, हिसार, भिवानी। उत्पादन है 2011 और 2012 में 118.61 लाख टन का उत्पादन किया हरियाणा ने। चावल, करनाल का बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि करनाल का जो भी बासमती चावल है वो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और अच्छी क्वालिटी का है। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद के संयुक्त क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। ये वाला जो एरिया ना, इसको बोलते हैं धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर मेनली चावल उगाए जाते हैं। उत्पादन 2011-2012 में है 37.59 लाख टन। अभी हमने गेहूं और चावल दोनों का उत्पादन देख लिया, कितने प्रतिशत हमारा योगदान है और किस किस जिले में गेहूं ज़्यादा उगाई जाती है और चावल किस एरिया में ज़्यादा उगाया जाता है। उत्पादन में वृद्धि, एक दशक की प्रगति, मतलब हरियाणा में जो भी फसल है, जो भी हमारा उत्पादन है, उसमें कितनी वृद्धि हो रही है। मतलब 2000 से लेकर 2001 में हमारे पास उत्पादन था कुल खाद्यान्न, जिसमें रबी प्लस खरीफ दोनों को मिलाकर 13,294 टन। टन में ही बता रहा हूँ। 2005-06 में 13,006, फिर आ गया, मतलब 2005-06 में कम हो गया था, पता नहीं क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई होगी इस करके, जैसे कई बार अकाल पड़ जाता है उस दिन, उस टाइम पे उत्पादन कम हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे हमारा ग्राफ लगातार वृद्धि कर रहा है, फिर 16,000, फिर ऐसे 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 बढ़ता गया। ये टन में उत्पादन है, ये है हमारा ग्राफ। नकदी फसलें, जिनको हम मेनली बोलते हैं कैश क्रॉप्स, कपास और गन्ना उत्पादन। कपास विवरण, राज्य में अमेरिकन और देसी दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन होता है। अमेरिकन कपास का रेशा लंबा, मजबूत और चमकीला होता है। प्रमुख उत्पादक जिले हैं। कपास का सर्वाधिक उत्पादन सिरसा जिले में होता है। उत्पादन है 2011-12 में 2,621 बैल्स, हजार बैल्स मतलब हजार, मतलब ये टन में होता है 2,621 टन, 1000 टन, इतना कपास का उत्पादन। फिर आ गया गन्ना, जिसको हम बोलते हैं शुगर केन। विवरण, हरियाणा भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक है। यह राज्य की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल जिसको हम बोलते हैं कैश क्रॉप। प्रमुख उत्पादक जिले हैं यमुनानगर हो गया, रोहतक हो गया, पलवल हो गया, जींद हो गया, करनाल, सोनीपत। उत्पादन है 2011-12 का 67.45 लाख टन। ये गन्ने का उत्पादन है। कपास का हमने देख लिया, कपास और गन्ने दोनों का हमने देख लिया। अब हम चलते हैं बागवानी कृषि, क्योंकि खाद्यान्न फसल के साथ साथ हमें बाद में रियलाइज हुआ, क्योंकि हरियाणा को खाद्यान्न फसल के साथ साथ बागवानी पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह भविष्य की जरूरत है। क्योंकि हम बहुत से फ्रूट है जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, या अगर हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो हमें फ्रूट को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य में 2 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स मंजियाना सिरसा, और ये है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स जो कि घरौंडा करनाल। मतलब दोनों, ये फ्रूट्स के लिए, ये वेजिटेबल के लिए। फ्रूट वाला जो कि है मंजियाना सिरसा में है, वेजिटेबल्स के लिए है घरौंडा करनाल। वेजिटेबल्स मीन्स होती है सब्जियां, फ्रूट्स का मतलब तो आप समझते होंगे फल। प्रमुख उत्पादक फल जैसे आम हो गया, अमरूद, आंवला, अंगूर। उत्पादक जिलों की सूची के साथ सब्जियां आलू, प्याज, फूल गोभी, टमाटर। जैसे ये आम है, क्योंकि हम क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, उत्पादन के साथ साथ हमें क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, ताकि हम इन फ्रूट को या वेजिटेबल्स को फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकें। सहजीवी शक्ति, जिसको बोलते हैं कृषि के साथ साथ पशुपालन करना। राज्य के लगभग 80% लोग जो कृषि करते हैं वो साथ में पशुपालन का काम भी करते हैं। पशुधन की संख्या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भैंस हैं 59.63 लाख, क्योंकि हरियाणा में मेनली जो भी आंकड़े हैं हमारे पास, उसमें भैंसों की संख्या है 59.63 लाख। गाय और बैल, इनकी जो संख्या है 15.52 लाख। अन्य जिसमें भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, गधा, खच्चर आ जाते हैं, उनकी अभी संख्या फिक्स नहीं है। हरियाणा का ब्लैक गोल्ड मुर्रा भैंस की विश्व प्रसिद्धि, मतलब सभी जानते होंगे भाई, हरियाणा का जो कि ब्लैक गोल्ड है किसको बोला जाता है, और यह ब्लैक गोल्ड किस किस के घर में है। हमारे घर में तो अभी है नहीं,
यह हरियाणा की भैंस की नस्ल है जो पूरे देश में प्रसिद्ध है और ब्लैक गोल्ड के नाम से जानी जाती है। यह प्रतिदिन लगभग 20 से लेकर 26 लीटर तक दूध देती है। नए अनुसंधानों के अनुसार इस भैंस के दूध में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम और विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है। एडिशनल में मैंने मेंशन कर दिया, जैसे साहिवाल गाय की नस्ल है जो हरियाणा में प्रमुखता से पाई जाती है, जो अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक गोल्ड के बारे में आप समझ ही गए क्या होता है ये काला सोना। जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है ना, उसको बोलते हैं हम ब्लैक गोल्ड। पशुधन से उत्पादन 2010-2011 राज्य के पशुपालन क्षेत्र का उत्पादन महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान देता है, क्योंकि राज्य को कृषि उत्पादों के साथ साथ पशुधन पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पशुपालन क्षेत्र का उत्पादन महत्वपूर्ण जो कि आर्थिक योगदान देता है हरियाणा की जीडीपी में। दूध का जो उत्पादन है हरियाणा में है 62.67 लाख टन। अंडे का जो उत्पादन है 39,611 लाख, इतने अंडे का उत्पादन होता है। और ऊन जो कि 12.87 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन होता है। किसानों के हित में प्रमुख सरकारी योजनाएं और पहल, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसानों के हितों के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं चलाई हैं और साथ के साथ नई नई पहल चलाई है, जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, टेक एंड इनपुट सपोर्ट हो गया, लैंड एंड सीड, वित्तीय सहायता जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट। किसानों को बेहतर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 9,95,000 से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। फसलों ऋणों की सीमा फसलों की जो ऋणों की सीमा 60,000 से बढ़ाकर 85,000 कर दी गई है, क्योंकि किसान अब 60,000 से बढ़ाकर 85,000 तक का ऋण ले सकते हैं। तकनीकी और इनपुट सहायता मतलब टेक एंड इनपुट सपोर्ट, किसानों को कंबाइन हार्वेस्टर, स्ट्रा रिपर जैसी मशीनों की खरीद के लिए ऋण ऋण को बोलते हैं ब्याज, और ऋण को मतलब जैसे उधार में जैसे नहीं पैसा दे देते उसको बोलते हैं ऋण। ऋण देने की एक नई स्कीम शुरू की गई है। हिसार में कृषि हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। किसानों को सस्ती दरों पर लोन प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो अच्छे टेक्निकल सपोर्ट कर सके, हार्वेस्टर कर सके, रिपर जैसी मशीनों को खरीद सके, जिससे कि हमारा उत्पादन और अधिक बढ़ सके। भूमि और बीज लैंड एंड सीड, भूमि में सुधार कार्यक्रम के तहत 51,215 हेक्टेयर अक्षारीय भूमि को सुधारा गया है। अक्षारीय जो बेसिक नेचर की, जिसको हम बोलते हैं नूनी, जैसे कई बार जमीन के ऊपर जैसे खारा पानी होता है ना, अगर वो सूख जाए उसके बाद जमीन के ऊपर नमक की तरह मतलब स्पेस पेद हो जाता है, उसको बोलते हैं अक्षारीय भूमि। उसको सुधारने के लिए हमने बहुत से भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए। किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाना तथा उन्नत बीजों की पौधशालाएं तैयार करना, किसानों के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। अच्छे बीजों के लिए दुकानें हैं कि कहीं किसानों के साथ कोई फ्रॉड न हो जाए। हर दुकान के लिए लाइसेंस की नीड होती है। पशुधन के विकास हेतु सरकार के प्रयास, हरियाणा में पशुधन उसकी वृद्धि के लिए सरकार ने भी बहुत प्रयास किए, जैसे इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जैसे पशुओं के लिए अस्पताल खोले गए हैं, पशुओं के लिए बोर्ड बनाए गए हैं, सर्विस एंड प्रोग्राम बहुत से प्रोग्राम चलाए गए हैं। ब्रीड इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है नस्ल में सुधार किया गया, क्योंकि जैसे ये नस्ल में क्या सुधार कर सकते हैं जिससे कि यह और ज़्यादा दूध दे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। संस्थागत ढांचा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, हरियाणा पशुधन बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य को पशुधन को रोग मुक्त बनाने हेतु 91.25 करोड़ की एक योजना को स्वीकृति दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। सेवाएं और कार्यक्रम, सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स, पशुधन विकास वाहिनी नामक योजना जो पशुपालकों को 24 घंटे जानकारी उपलब्ध कराती है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कराने के लिए हरियाणा महिला डेयरी परियोजना जो कि गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। हरियाणा में 4.25 करोड़ की लागत से हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है। नस्ल सुधार, नस्लों में सुधार किए जा रहे हैं। उत्कृष्ट दूध देने वाले जो भी दुधारू पशुओं का उनका बीमा किया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं की पहचान तथा उनके जीन पूल का निर्माण किया जा रहा है। जो भी अच्छी क्वालिटी के पशु हैं
उनके जिन पर रिसर्च की जा रही है, उनकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। संसाधनों का संरक्षण, भूमि एवं जल प्रबंधन, सरकार को धीरे धीरे समझ आ रहा है और लोगों को भी समझ आ रहा है, क्योंकि उत्पादन के साथ साथ हमें हमारी सोयल कंजर्वेशन, भूमि का संरक्षण बहुत जरूरी है, वाटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, जिसको हम बोलते हैं सतत विकास। भूमि संरक्षण, जिसको बोलते हैं सोयल कंजर्वेशन, भूमि संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रसार को रोकना, सेम की समस्या को नियंत्रित करना, जल भराव, लवणता से प्रभावित भूमि में सुधार करना, भूमि एवं वर्षा के जल का वैज्ञानिक विधि से प्रबंध करके उसके संतुलन बनाए रखना, जल प्रबंधन, जिसको बोलते हैं हम वाटर मैनेजमेंट। प्रमुख पहल है इंडो डच प्रोजेक्ट, जो कि सोनीपत में लॉन्च किया गया। सेम ग्रस्त एवं लवणीय भूमि के उपचार हेतु नीदरलैंड सरकार की तकनीकी सहायता से 1994 में इसको आरंभ किया गया था। हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट HOPPP, भूमि के लवणीयपन को सुधारना इसका मेन उद्देश्य है। तो अभी हमने सोइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। सोइल कंजर्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, जो भी धरती धीरे धीरे फर्टिलाइजर के यूज से खराब होती जा रही है, वो बंजर बनती जा रही है, हम कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं, कैसे हम अपनी गोबर खाद का यूज कर सकते हैं, जिसको हम बायो वेस्ट बोलते हैं, उसका यूज करके हम सोइल कंजर्वेशन को बढ़ा सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट, जैसे हमारा जो भी वर्षा का पानी उसको हम कैसे कहाँ इकट्ठा करें, जिसके लिए हम उसका यूज सिंचाई के लिए कर सकें। एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र, हरियाणा की कृषि सफलता का सूत्र, यही हमारा सूत्र है। धरती, अनुकूल कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्पादन, अन्न, नकदी फसलों और बागवानी में महारत हमने हासिल कर रखी है। सहजीवी शक्ति, जिसका मतलब होता है कृषि के साथ साथ पशुपालन करने का गहरा हमारे पास एकीकरण है। किसान केंद्रित नीतियों और ढांचागत विकास के मदद से सरकार का सक्रिय योगदान, ये चारों चीजें मिलकर हरियाणा की GDP में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करती हैं। हरियाणा की कृषि सफलता केवल उपजाऊ भूमि का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील और परंपरा जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक है। यह एकीकृत दृष्टिकोण ही हरियाणा की निरंतर कृषि समृद्धि और खाद्य सुरक्षा में इसके महत्वपूर्ण योगदान को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने हरियाणा की कृषि तथा पशुपालन के बारे में पढ़ा। हमने जो भी इसमें महत्वपूर्ण चीजें थी, मैंने स्लाइड में मैं सब कुछ लिख के लेके आया हूँ। जो भी मेरे को अनइम्पोर्टेंट लगा मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि हमें यहाँ हरियाणा जीके में PhD नहीं करनी, हमें सिर्फ 25 में से हमारे 20 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। हमारा ये टारगेट है, 25 में से 20 हमारा टारगेट है, और हम करके ही रहेंगे, क्योंकि हम हरियाणा जीके को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा नहीं देंगे। हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि हमारे एग्जाम में 25 ही क्वेश्चन आए, क्या पता 10 आए, क्या पता 5 आए, क्या पता 12 आए, बट हमें हमारी हरियाणा जीके की तैयारी अच्छी रखनी है, और साथ के साथ हमें दूसरे सब्जेक्ट पर भी फोकस रखना है, ताकि हमें सिर्फ यहाँ पढ़ना ही नहीं, यहाँ सिलेक्शन भी लेना है। दोस्तों, दोस्तों, अब हम माइंड मैप के थ्रू हमारे कंप्लीट इस लेक्चर का रिवीजन करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। ये है हमारा माइंड मैप, जो पहले से रेडी कर रखा मैंने। अभी हम सिर्फ 5 मिनट में इसको रिवाइज कर देंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन हरियाणा, कृषि एवं पशुपालन। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हम बोलते हैं पशुपालन, मेनली यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एनिमल ब्रीड्स, पशुओं की नस्ल, हरियाणा में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है? बुफेलो, बुफेलो को बोलते हैं भैंस। भैंस के लिए कौन सी नस्ल है हमारे पास? मुर्रा, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। काउ, काउ मीन्स होता है गाय। गाय के लिए हमारे पास नस्ल है साहिवाल। ओरिजिन है पाकिस्तान, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट इसका ओरिजिन नेम है, मतलब नाम कहाँ से पड़ा, साहिवाल। एफर्ट्स फॉर एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट, मतलब पशुधन के विकास के लिए हम क्या एफर्ट कर रहे हैं, हरियाणा सरकार क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। बजट है हमारे पास
पशुधन विकास के लिए 91.25 करोड़। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड की हमने स्थापना कर दी गई है। स्कीम स्टार्टेड हुई थी, 6 लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट स्कीम हमने स्टार्ट की है, 6 लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट स्कीम। एनिमल हेल्थ सर्विस हम दे रहे हैं, पशुधन विकास वाहिनी जो कि 24 आवर्स अवेलेबल रहती है, जिसपे हम पशुधन से संबंधित कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पशुधन विकास वाहिनी। ट्रेनिंग, हमने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं, पशु कल्याण योजना, 12th क्लास पास यूथ यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। कैटल ब्रीड कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, पशुओं के लिए हमने कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए बहुत से एरिया को रिजर्व कर रखा है। स्पोर्ट फॉर फार्मर्स, राइजिंग हाई क्वालिटी एनिमल्स, किसानों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले पशुधन के लिए हरियाणा सरकार भी सपोर्ट कर रही है। एनिमल इंस्टीट्यूशन, जो भी पशु संस्थाएं हैं, जैसे वेटनरी हॉस्पिटल हो गए हमारे पास है 73, पोली क्लिनिक्स है हमारे पास 2, आर्टिफिशियल इन इंसेमिनेशन सेंटर है 748, मोबाइल वेटनरी यूनिट्स है हमारे पास 59। एनिमल प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन 2010 और 2011 के डाटा के बारे में बता रहा हूँ मैं। जो भी हमारा पशुधन का जो भी विकास हुआ, जो भी प्रोडक्शन हुआ वो है। मिल्क में हमारा प्रोडक्शन है 62.67 लाख टन। एग्स, अंडों में है 39.64 लाख अंडों का उत्पादन करते हैं। वूल, जिसको बोलते हैं हम ऊन, इसमें हमारा 12.87 लाख किलोग्राम का उत्पादन करते हैं। मीट, जिसको बोलते हैं लक, मीट 125.27 लाख किलोग्राम मीट। मीट तो समझते ही होंगे आप। अब आगे हम क्रॉप प्रोडक्शन। मेनली हरियाणा में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है? एग्रो क्लीमेटिक जोन, कृषि जलवायु क्षेत्र। कृषि और जलवायु क्षेत्र कितने, हमने हरियाणा को कितने जोन में डिवाइड कर सकते हैं, कर रखा है। जोन फर्स्ट हो गया, जोन सेकंड और जोन थर्ड। जोन फर्स्ट में 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, जो कि पूरे एरिया का 32% एरिया कवर करते हैं। जोन सेकंड में आते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, जो कि 39% एरिया कवर करते हैं। जोन थर्ड, इसमें आता है भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, जो कि 29% एरिया कवर करता है। अब आगे क्रॉप्स, मतलब कौन कौन सी फसल हम उगाते हैं। रबी क्रॉप्स, जिनको हम बोलते हैं रबी की फसलें, इसमें आ गई गेहूं। गेहूं स्टेपल क्रॉप, इसको बोलते हैं हम, स्टेपल क्रॉप है गेहूं, जो कि 118.61 लाख टन का हमने उत्पादन किया 2011 और 2012 में, और 25-26 में तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। जिसको बोलते हैं चना, ग्रोन इन वेस्टर्न पार्ट, जो भी हमारा पश्चिम का हिस्सा, उसमें हम चना उगाते हैं। बार्ले, जिसको बोलते हैं हम जौ, मस्टर्ड, पीस और लेंटिल्स, ये है रबी की फसलें। अब आ गई खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसलें। पैडी या राइस, जिसको बोलते हैं धान, धान का हमने उत्पादन कर रखा है 37.59 लाख टन, ये 2011-12 का है। करनाल इस राइस बग, करनाल को हम बोलते हैं धान का कटोरा। कॉटन, कपास, अमेरिकन एंड लोकल वैरायटी, हमारे पास दोनों ही वैरायटी है। और हमारे पास है प्रोडक्शन में 2.62 लाख बेल्स। शुगर केन, गन्ने का उत्पादन है 67.45 लाख टन। ज्वार, बाजरा और मेज, ये हमारी खरीफ की फसलें हैं, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। अब हम चलते हैं बागवानी कृषि, जो भी हमारा हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर, बागवानी में एम्फेसाइज ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन, हमने फ्रूट्स, फलों और सब्जियों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने जोर दिया है। इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी है 1570 करोड़, अंडर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, मिशन है जो हमारा, उसके अंतर्गत हमने 1570 करोड़ रुपए। की प्रोडक्ट्स एंड जोन, हमारे जो भी जोन हैं, जैसे मैंगो के लिए अंबाला, यमुनानगर, पानीपत वाला हिस्सा, किन्नू के लिए सिरसा और फतेहाबाद वाला, पोटैटो के लिए कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, और कॉलीफ्लावर के लिए सोनीपत और पानीपत। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश्ड ग्रोंडा एंड करनाल, मतलब जो भी इनकी अच्छी क्वालिटी के लिए हमने जो भी वेजिटेशन के लिए ग्रोंडा में और करनाल में स्टैब्लिशमेंट किया, जैसे बागवानी के लिए। सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, भूमि का संरक्षण, उत्पादन के साथ साथ कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है ना। तो इसमें हमने एरिया अफेक्टेड बाय सोइल इरोजन, जो भी हमारा मृदा, मिट्टी का जो भी अपरदन हुआ, जो मिट्टी का जो भी प्रदूषण हुआ, उसमें है
हमारे 44.23 लाख हेक्टेयर्स इतनी ज़मीन हमारी मिट्टी से प्रभावित है। मतलब हमारी मिट्टी धीरे-धीरे खराब होती जा रही है क्योंकि हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ऑब्जेक्टिव रिक्लेमेशन ऑफ वेस्टलैंड, सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। सोयल कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव जो भी हमारे मिट्टी मृदा को बचाने के लिए जो भी हमारा उद्देश्य है, जैसे रिफॉरेस्टेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, जो भी हमारी बंजर धरती है उसमें हमने पेड़ पौधे लगाए हैं। इम्प्रूविंग इरिगेशन एंड वाटर यूजेज, जो भी हम सिंचाई के लिए जिन पुराने संसाधनों का यूज करते हैं हमने वो बदले हैं। हमने सिंचाई के लिए अलग तकनीक का प्रयोग किया है। प्रमोटिंग साइंटिफिक मेथड, क्रॉप रोटेशन और बंडिंग, जैसे हमने धान के लिए हम डायरेक्ट ही अब खेतों में बुआई स्टार्ट होने लगी है। पहले हम पौध लगाते थे, पानी कई दिन पहले खेत में इकट्ठा करके रखना पड़ता था, फिर हम उसमें धान लगाते, लेकिन अब हम डायरेक्ट मशीनों के द्वारा धान लगाने लग गए हैं, जिससे कि हमारे वाटर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण भी बहुत जरूरी है। मृदा के साथ साथ वाटर टेबल इन्वेस्टिगेशन, एस्टिमेट न्यू ट्यूबवेल वेल इंस्टॉलेशन, हमने जैसे जल संरक्षण के लिए हमने जैसे सोलर पैनल लगा रखे खेतों में, जिससे कि जल बचता भी है और अच्छा यूज होता है, और साथ ही साथ बिजली का भी हमने बचाव किया है। रूरल रूरल डेवलपमेंट स्कीम, जो भी ग्रामीण विकास योजनाएं हैं। स्कीम फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ 1980-1981, जो भी हमने बेरोजगार युवाओं के लिए स्कीमें चलाई है, हम उनके बारे में। गोल प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वयं रोजगार प्रोवाइड करना, ये हमारा टारगेट है। बेनिफिशियरी जैसे रूरल शहरी और ग्रामीण, एजुकेटेड यूथ है, मतलब जो भी शहरी और ग्रामीण युवा हैं, पढ़े लिखे युवा, लाइक SC ST एक्स सर्विसमैन विडो, उनको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वयं रोजगार उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही हैं। ये मेनली गवर्नमेंट का ही मोटिव होता है। ऑब्जेक्टिव है राइज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर एंड लेबरर्स, जो भी हमारा सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करें, या फार्मर हो गया या लेबर्स हो गया, फार्मर्स मीन्स किसान या मजदूर, दोनों का ही। गोल क्या है? मेक डायरी आ प्रॉफिटेबल बिजनेस, हमारा एक मेन गोल है दूध उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ाना, दूध उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना। ये क्या करेगा? गोल है मेक डायरी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, वॉल्ट रिवैल्यूएशन, जिसको हम दूध उत्पादन के लिए यूज करते हैं, वॉल्ट रिवैल्यूएशन रिवोल्यूएशन। अब हम चलते हैं फिशरी, जिसको हम बोलते हैं मत्स्य पालन। मत्स्य पालन प्रोडक्शन इंक्रीज, हमारा जो प्रोडक्शन जो 1966 में था 60 टन, अब 2010-2011 में 5500 टन हो गया है। 11th प्लान क्या था? ओपन हेल्थ सिक्योरिटी सेंटर्स एंड पॉलीक्लिनिक्स, ये हमारा 11th प्लान था। अब आगे हम स्टेट स्कीम फॉर फार्मर, किसानों के हित में जो भी सरकार ने स्कीमें चलाई है उनके बारे में। क्रेडिट कार्ड, सरकार ने 9.95 लाख कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं। क्रॉप फसलों का बीमा, जो कि 60,000 से बढ़ाकर 85,000 कवरेज कर दिया गया है। इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब ब्याज मुक्त लोन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ट्यूबवेल गिफ्ट स्कीम, मतलब ट्यूबवेल उपहार योजना, जो भी मतलब फ्री में तो नहीं लगाए थे, मतलब सब्सिडी जरूर दी गई थी, जो भी हमने खेतों में ट्यूबवेल लगवाया, सोलर पैनल लगवाए। सब्सिडी ऑन सीड परचेज, जब भी हम बीज खरीदने जाते हैं उन पर हमें 50% या 1,000 रुपये पर क्विंटल हमें सब्सिडी मिलती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन, मतलब क्रॉप डाइवर्सिटी मतलब फसल विभिन्नता, इसको बोलते हैं फसल विभिन्नता। मतलब जैसे हमने इस साल ये फसल उगा ली, नेक्स्ट साल हम इस खेत में दूसरी फसल उगाएंगे, हम फसलों पर भी रिसर्च कर रहे हैं और हर बार कोई नई फसल उगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ये वाली स्लाइड्स रह गई थी, पढ़ ली थी, हाँ बारले वगैरह गेहूँ वगैरह, हाँ ये भी हमने पढ़ ली थी। तो दोस्तों अभी हमने माइंड मैप के द्वारा हमने अपने कंप्लीट टॉपिक को सिर्फ 5 मिनट में रिवाइज कर लिया है। तो मैं आपको एट दी एंड यही कहूँगा कि आप हरियाणा जीके के लिए 1 या 1.5 घंटे की क्लास लगाना बंद कर दो, क्योंकि आपको 1 या 1.5 घंटे में बिल्कुल घटिया कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है।
मैं आपको सिर्फ 20 या 25 मिनट में इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। साथ के साथ माइंड मैप प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें आप सिर्फ 5 मिनट में अपना कंप्लीट टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। और मैं एक सीरीज भी लेके आ रहा हूँ जिसमें हम सिर्फ 2 मिनट में आप अपना कोई भी टॉपिक रिवाइज कर सकते हो और आप एग्जाम से 30 मिनट पहले आप 30 मिनट में अपनी कंप्लीट हरियाणा जीके को रिवाइज कर दोगे। ऐसी मैं पीडीएफ बनाने लग रहा हूँ धीरे धीरे। सिर्फ आप 30 मिनट में अपनी कंप्लीट हरियाणा जीके को रिवाइज कर दोगे, वो भी एक एक कॉन्सेप्ट। ऐसी स्लाइड्स मैं बनाने लग रहा हूँ। तो दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।